डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट बाय अ सोल्यूट के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास अगेन ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हम बात करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जब हम सोल्यूट बीच में ऐड करते हैं किसी भी प्योर सॉल्वेंट में तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि वो वाला टेम्परेचर जिसपे उसने फ्रीज होना होता है वो हमारे पास पहले से कम आ जाता है। यानी कि पहले लेट सपोज अगर वो हमारे पास 0 डिग्री पे हम कहते हैं सॉरी फ्रीज हो रहा था तो हमारे पास वो क्या होगा जी, अब -1 पे जो है वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये आ जाता है। इसके लिए हम एक ग्राफ जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है जी, y एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम y लिख देते हैं और ये हमारे पास x एक्सिस है जिसपे हमने टेम्परेचर को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये जो कर्व नजर आ रहा है इसको हम कह रहे हैं A से B तक। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का कर्व है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्या होता है, सॉल्वेंट हमारे पास क्योंकि हाई टेम्परेचर पे अवेलेबल है, हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर इधर हाईएस्ट उसकी वैल्यू होगी और इधर जो है हमारे पास लोएस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे जैसे हम उसको लो वैल्यू की तरफ लेकर आएंगे, किसी भी सॉल्वेंट को जब हम टेम्परेचर उसका ठंडा कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो क्या होता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है जिसको हम BC कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या है जी, सॉलिड सॉल्वेंट है ये हमारे पास। ठीक है, ऊपर हमने बात की प्योर सॉल्वेंट इन कौन सा स्टेट है जी, हमारे पास लिक्विड स्टेट में। इसको यहाँ पर लिख देती हूँ लिक्विड स्टेट, क्योंकि हाई टेम्परेचर जब हमारे पास होता है तो हमारे पास किसी भी हम कहते हैं जो भी हमारे पास जो है केमिकल स्पीशी प्रेजेंट होती है उसकी हम कहते हैं कि अगर हाईएस्ट बहुत हाईएस्ट टेम्परेचर देंगे तो उसकी गैस स्टेट होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी हाईएस्ट होगी, और उससे अगर कम होगी तो वो लिक्विड स्टेट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास मीडियम है उसकी काइनेटिक एनर्जी गैस वाली हम कहते हैं स्टेट से और सॉलिड वाले स्टेट से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी सॉलिड हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है वो सॉलिड सॉल्वेंट का है। ठीक है, जो कि हमने क्या बताया है, इसको मैं ब्लू से ही लिख रही हूँ और यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर रही हूँ, BC कर्व है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, ये सोल्यूशन का कर्व है। ठीक है, अब सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हमने सिर्फ प्योर सॉल्वेंट की बात की थी कि प्योर सॉल्वेंट के लिए जो लिक्विड कर्व है वो A to B है और उसके बाद जो सॉलिड सॉल्वेंट कर्व है वो B to C है। लेकिन उसके बाद जब हमारे पास सोल्यूशन होता है तो उसमें क्या मौजूद है जी, हमारे पास सॉल्वेंट भी है। इसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या किया, एक सोल्यूट ऐड कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि हमारे पास सोल्यूट ऐड करने से जो एस्केपिंग पोजीशंस होती हैं यानी कि ऊपर वाली पोजीशन जो उसकी सरफेस होती है वहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की प्रेजेंस कम हो जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो नीचे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ये हमारे पास ज्यादा होंगे, लेकिन सरफेस पे हमारे पास क्या होगा, क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, इस तरह से कि हमारे पास जो है वो सोल्यूट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सोल्यूट के ये हमारे कुछ जो है वो मॉलिक्यूल्स हम देख रहे हैं येलो कलर के, अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उसने सरफेस को ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से सॉल्वेंट इजीली वेपर्स में, या हम कहते हैं कि जब वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते तो इसका जो हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट बहुत इजीली नहीं हो सकता। यही वजह है कि जब इसका हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका जो है वो डिप्रेस हो जाता है। तो ये सारी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो जैसे ही हमने सोल्यूशन बनाया तो हमारे पास सॉल्वेंट में क्या मौजूद था जी, सोल्यूट एडेड था। यही वजह है कि जब हम उसका कर्व ड्रॉ करते हैं उसको लिक्विड फॉर्म से हम क्या करते हैं जी, ठंडा करते चले जाते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज करते हुए ये हमारे पास BC कर्व को जाके E पॉइंट पे मीट करता है। ठीक है, ये वाला जो हमने डॉटेड लाइन इधर y एक्सिस की तरफ शो की हुई है ये हमारे पास किस वेपर प्रेशर पे आ रही है जी, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट आ रही है और वो कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। यानी कि हम फ्रीजिंग पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब हमारे पास जो लिक्विड मौजूद होता है और जो हमारे पास सॉलिड मौजूद होता है उन दोनों का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि लिक्विड जो है जब अपनी सॉलिड स्टेट की तरफ जाना शुरू हो जाता है तो जिस टेम्परेचर पे हमारे पास जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग
टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट कह देते हैं, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं T1 से, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात देखते चलें कि सॉलिड की हमने बात की और लिक्विड की बात तो चले हमें समझ में आती है कि वेपर प्रेशर जो उसमें वेपर्स बनते हैं और वो हमारे पास सरफेस से बाहर की तरफ एस्केप कर रहे होते हैं, तो प्रेशर जो उनका क्रिएट हो रहा होता है उसको वेपर प्रेशर कह रहे हैं। तो याद रहे यहाँ पर कि सॉलिड जो हमारे पास अगर आइस क्यूब भी है ना, तो हमारे पास उसके सरफेस से भी जो है वो वेपर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए जो है वेपर प्रेशर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात भी हमने डिस्कस कर ली और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो ई पॉइंट है ये अब क्या है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। और इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग अगर वाई एक्सिस की तरफ हम जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पी, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है वेपर प्रेशर पी से, ठीक है। इसको जनरल वे में हमने यहाँ पर बता दिया कि ये हमारे पास क्या है, पी है। और ये देखें डिक्रीज है, ये लेस है हमारे पास ये जो पी नॉट था उससे, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि इसका वेपर प्रेशर हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया है, कम हो गया है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ जाता है जिसको हम कहते हैं T2। और ये टेम्परेचर पहले वाले से लेस हो गया है, तो इससे हम क्या कहते हैं कि डिप्रेस हो गया है, यानी कि डिप्रेस को हम डिक्रीज भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास डिप्रेस को हम और क्या कह सकते हैं जी, डिक्रीज, ठीक है। तो डिक्रीज हो गया हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोल्यूशन का जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है वो क्या है, लेस है सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वो पॉइंट था जिसमें हमारे पास सॉलिड सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में उन दोनों का हम कहते हैं वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है जी, वो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो किसी भी सॉल्वेंट का, किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट हम यही कहते हैं कि जब हमारे पास सॉलिड, उसमें मौजूद सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों का वेपर प्रेशर जब इक्विवेलेंट हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, तो वो वाला पॉइंट जो है या वो वाला टेम्परेचर जो है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने सोल्यूशन की भी बात कर ली। अब इसमें हम क्या वैल्यू जी देखना चाह रहे हैं, क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो वो किस तरह से हम निकालेंगे, इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा, वो होगा जी इक्विवेलेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था, और उसका हम डिफरेंस लेंगे किसके साथ, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किस तरह से कैलकुलेट होगा, हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट में से हम जो है वो माइनस करेंगे क्या जी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो है ये 0 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है, और ये जो है हमारे पास -5 पे आ रहा है, ठीक है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, 0 और इस तरह से इसमें से हम माइनस करेंगे किसको जी, अगेन यहाँ पर लिखते हैं -5 डिग्री से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो 5 डिग्री का हमारे पास डिप्रेशन आ गया, ठीक है। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इस तरह से एक और वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि हमारे पास थोड़ी सी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया डेल्टा टी एफ, और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, T1 हमने लिया था जो कि हमारे पास क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्यूशन था, उसमें से हमने माइनस कर दिया T2 को, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। और इसको अगेन हम बिल्कुल सिमिलर जिस तरह हमने किया था जी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, उसी तरह से हम इसको जो है क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल करते हैं किसके, मोलालिटी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। और इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इक्वालिटी साइन को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, अगेन ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है और हर एक सॉल्वेंट का ये डिफरेंट होता है। और यहाँ पर हम मोलालिटी की वैल्यू डाल के इजीली इसका फॉर्मूला जो है वो जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरह से, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो कि डेल्टा टी एफ है, इसको हम इक्विवेलेंट करते हैं जी, क्या हमारे पास आ जाएगा, के एफ आएगा जो कि हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इनटू हमने ये सारा का सारा मोलालिटी का फॉर्मूला लिख दिया। तो इससे हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो कि M2 है, इसको अगर हम इधर ले जाएं और डेल्टा टी एफ को इधर ले आए तो हम इजीली मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट बाय अ सोल्यूट, जिसमें हम ये करते हैं कि प्योर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाल के और फिर फ्रीजिंग पॉइंट को देखते हैं कि वो कितना
चेंज हो गया। तो हमारे पास क्या आता है, यूजुअली जब हम सोल्यूट नॉन वोलेटाइल ऐड करते हैं तो हमारे पास ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो प्योर सॉल्वेंट का था उससे हमारे पास नेक्स्ट जो आता है फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि सोल्यूशन का, वो कम आता है। तो इस तरह से हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और साथ में ये भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास सोल्यूट अननोन हो तो उसका हम मोलर मास इस वाले फॉर्मूले के थ्रू मालूम कर सकते हैं।